ऐसे ही का तमाम ये कंबोज माल है, कैसा ही रंगो रूप है, पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी 9 के पसंदीदा कार्यक्रम मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। आपकी जेब से लेकर के देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली खबरें लेकर के हम पहुंच चुके हैं स्टूडियो, और खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी चलिए पवन जी के साथ खबरों का विश्लेषण शुरू करें। उससे पहले आपको बता देते हैं कि आज के मनी सेंट्रल में किन किन खबरों पर हम विशेष रूप से चर्चा करेंगे, नजर डालते हैं ऑन द शो के ऊपर। सबसे पहले आपको बताएंगे कि जीएसटी में क्या कुछ बदला है। जी हाँ, जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक हुई है, उसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं, आपकी जेब पे किस तरीके का असर पड़ेगा, इस पर होगी विस्तार से चर्चा। इसके अलावा बात करेंगे मंकी पॉक्स से क्या डरना चाहिए। जी हाँ, जिस तरीके से कुछ एक मामले सामने आ रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, डिटेल में होगी बातचीत। किस काम की ये नवरत्न, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। क्यों घटे हैं नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन, इस पर भी होगी विस्तार से चर्चा। और सबसे आखिर में आपको ये भी बताएंगे, सबसे आखिर में नहीं, उससे पहले आपको ये बताएंगे कि एविएशन सेक्टर में क्या कुछ बदलेगा। कल भी हमने एविएशन सेक्टर को लेकर के काफ़ी डिटेल में बातचीत की थी, आज उसमें कुछ नए अपडेट्स आए हैं। क्या कुछ वो अपडेट्स हैं, डिटेल में बातचीत होगी। और नई कोऑपरेटिव पॉलिसी की क्या ज़रूरत है और क्या कुछ नई कोऑपरेटिव पॉलिसी में होने वाला है, इन तमाम पहलुओं को लेकर के बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक के से जुड़ी हुई खबरों के साथ। सोमवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 54वीं बैठक के दौरान जीएसटी से जुड़े कुछ फैसले जरूर हुए, लेकिन बीमा प्रीमियम पर टैक्स की दर घटाने पर फैसला नहीं हो पाया। बैठक के दौरान ये तय हुआ कि हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स की दर घटाने का फैसला नवंबर में होने वाली बैठक में लिया जाएगा। उससे पहले इस फैसले पर चर्चा के लिए एक मंत्री समूह का गठन कर दिया गया है, जो कि अक्टूबर में अपनी रिपोर्ट सौंप देगा। हालांकि सोमवार की बैठक में नमकीन और कुछ कैंसर दवाओं पर जीएसटी की दर घटाने का फैसला हुआ है। इसके अलावा विदेशी एयरलाइंस की तरफ से सेवाओं के होने वाले आयात पर भी लगने वाले टैक्स में कटौती की गई है। बैठक के दौरान भविष्य में जीएसटी टैक्स स्लैब में बदलाव लेकर के भी बातचीत हुई है। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि ये बड़ी लंबी समय से चर्चा चल रही है, और ख़ास तौर से नितिन गडकरी की चिट्ठी के बाद इस पर चर्चा ज़्यादा हो गई कि जो है प्रीमियम पर जो है जीएसटी की दरें नहीं होनी चाहिए या घटनी चाहिए, लेकिन इस बार भी कोई फैसला नहीं हो पाया। क्या लगता है आपको? विपुल, ये मीटिंग अपने आप में अहम इसलिए भी थी क्योंकि जो नई सरकार आई थर्ड टर्म में, उसके बाद जीएसटी की एक अहम ये बैठक थी। जो फैसले इसमें होने थे उसमें से जो हम लोग एक्चुअली मीडिया रिपोर्ट्स में ज़्यादा पढ़ते हैं, तो हमें सब उसमें स्पेकुलेशंस भी काफ़ी होते हैं, पर जो डिसीजंस हुए हैं उसके हिसाब से आप देखेंगे तो कोई पर्सनली मुझे तो इस बात से कोई गुरेज नहीं मानने में है कि हमें पता था कि ये डिसीजन में से काफ़ी कुछ होना है और काफ़ी कुछ नहीं होना है। अब जैसे गडकरी साहब का आपने एग्जांपल दिया कि देखिए ये टूल कैसे पकड़ा, जब ये चिट्ठी लिखी, आप मेरे ख्याल से हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात कर रहे हैं, उस पर जीएसटी की, ये टूल ऐसे पकड़ा कि जेटली साहब की एक चिट्ठी लिखी फाइनेंस मिनिस्ट्री को, वो चिट्ठी कहीं लीक हो गई, उसके बाद वो अखबारों में आ गई बात। पर इसके पहले आपको मैं एक बात याद दिलाना चाहूँगा थोड़ा संदर्भ के लिए, कि बड़े टाइम से चर्चा हो रही थी, उसमें 10 ऑर्गेनाइजेशंस ने रिप्रेजेंटेशन दिया, और फिर आपको याद होगा कि पिछली जो पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन फाइनेंस थी, उसके चेयरमैन हुआ करते थे यशवंत सिन्हा के बेटे, जो मेंबर पार्लियामेंट रहे, वो उनके टाइम में इन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि साहब जो ये जो हेल्थ प्रीमियम है, इस पे जो जीएसटी लगता है, उस जीएसटी को हटाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक तरह से इम्पेडिमेंट का काम करता है। ये एक तरह से ऑलरेडी बर्डन है जो हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं उसके लिए। तो इसको कैसे रेशनलाइज किया जाए, इसको कैसे कम किया जाए। तो वहाँ से क्लू लेते हुए गडकरी जी ने ये चिट्ठी जब लिखी, तो तब जाके जब मीडिया में आया, तो उसके बाद सबको लगने लगा कि शायद ये हो जाएगा। पर मैं आपको असली बात ही बताता हूँ कि कल जब इन्होंने एक कमेटी बना दी कि इस पर फैसला होगा, पर जब आप ये देखेंगे कि इसमें होना क्या है, तो हम आपको इस बात का भरोसा दिला सकते हैं कि आप देखिएगा अभी इस पर कोई फैसला नहीं होगा, नवंबर में भी इस पर कोई फैसला नहीं होगा। अभी जो रेट है वो चलेगा, और फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि बजट तक आते आते ये 18% का जो जीएसटी है वो ख़त्म तो नहीं होगा शायद। जैसा कि समझ में आता है, आप जब बात करते हैं तो एक आइडिया आपको मिलता है ऑफिसर्स के साथ।
तो 18% शायद ख़त्म ना हो, ये 5% पे जाकर रुक जाए, लेकिन अगर 5% पे भी अगर ये तय हो जाता है तो भी मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी राहत है। लेकिन फिलहाल अभी कोई राहत नहीं मिलेगी, आपका मानना है बजट तक का लोगों को इंतजार करना पड़ेगा, अभी चीज़ें थोड़ी सी लंबी खींचेंगी, ये कह रहे हैं? अभी इस पे कुछ नहीं होगा। देखिए क्या होता है कि इसमें बहुत आप देखेंगे, इसका वॉल्यूम देखेंगे तो आप इवन लास्ट फिजिकल में आपको करीब 8,000 करोड़ रुपए का वॉल्यूम है इस टैक्स का। कोई भी स्टेट जो है इसको फोरगो नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसका आधा उनके हिस्से आता है। उसके अलावा जो दूसरी जो सबसे बड़ी बात, वो जो ज़्यादा अखबारों में छपी, वो यूपीआई पे कि साहब 2,000 से नीचे का। पर्सनली ये अगला सवाल मेरा यही था कि आखिर में इसको लेकर के जो है कोई मतलब फैसला नहीं हुआ, इवन चर्चा भी नहीं हुई। नहीं, और चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा थी उस पे कोई चर्चा नहीं हुई। और इस पे देखिए, ये बेसिकली जो सरकार का अपना एक प्रिंसिपल है, सरकार का जो अपना ऑब्जेक्टिव है कि साहब हमें डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना, ये उसके लिए बहुत काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा। आप देखिए ना कि जो 2,000 से कम नीचे का जो पेमेंट करता है वो किस क्लास के लोग हैं। वो आप 1,000 की खरीद कर रहे हैं, उस पर आप टैक्स दे रहे हैं, तो आप देखिए कि कितना हो जाता है। तो आप उसको बेसिकली डिस्करेज कर रहे हैं। तो डिस्करेज कर रहे हैं तो उस वॉल्यूम में अगर डिस्करेज करेंगे तो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव होगा। तो मेरे ख्याल से ये अभी नहीं आया, अभी आएगा भी नहीं। और यही वजह रही, हालांकि चूंकि स्पेकुलेशन काफ़ी ज़्यादा रही इस बारे में, काफ़ी मीडिया अखबारों में चलती थी चीज़ें, तो पेटीएम के शेयरों में दबाव देखने को मिला था। आज इस पर कोई बातचीत नहीं हुई है, तो हमने देखा कि करीब 4% की बढ़त के साथ आज पेटीएम का शेयर बंद हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया कि देश में मंकी पॉक्स का नया मामला सामने आया है, और जिस व्यक्ति में मंकी पॉक्स की पुष्टि हुई है वो हाल के देशों में, कई ऐसे देशों में यात्रा उन्होंने की है जहां पर कि मंकी पॉक्स का संक्रमण फैला हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया है कि मंकी पॉक्स से संक्रमित व्यक्ति आइसोलेशन में है, और उसमें मंकी पॉक्स के जिस वेरिएंट की पुष्टि हुई है उस वेरिएंट को लेकर के हेल्थ इमरजेंसी नहीं है। व्यक्ति में मंकी पॉक्स का वेस्ट अफ्रीकन क्लेड 2 वेरिएंट पाया गया है, जबकि हेल्थ इमरजेंसी क्लेड 1 वेरिएंट की होती है। तो अब ये नया एक मामला सामने आया और लोगों के मन में आशंकाएं इस तरीके से बढ़ गई हैं पवन जी, क्योंकि हम देखते हैं कि कोविड ने ऐसा डर बैठा दिया है। तो क्या अभी कोई डरने की आवश्यकता है, या फिर आपको लगता है कि अगर सरकार की तरफ से कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है तो स्थिति सामान्य है? देखिए 2022 से जब से शुरू हुआ तब से आहिस्ता आहिस्ता सब जगह फैल रहा है। आप देखेंगे पूरी दुनिया में तो पिछले 2-2.5 साल में आपको करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग इसके शिकार हुए हैं। मरने वालों की तादाद ज़्यादा नहीं है, 230-235 के आसपास। अभी जो इससे पहले, क्योंकि पैनिक इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे यहाँ आने से पहले इसको एक इमरजेंसी कैटेगरी में WHO ने डाला है। तो WHO का अपना कहना है, और जो WHO के अपने एक बेंचमार्क है, WHO का अपना एक सर्वे है, उसके आधार पर WHO तय करता है। पर जो वेरिएंट हमारे यहाँ अभी आप देखेंगे वो वेरिएंट उतना डेंजरस नहीं है। जैसे अभी एग्जांपल देता हूँ आपको, इससे पहले जैसे स्वीडन में एक पेशेंट पकड़ा गया, पर आप समझते हैं कि वो सब ऐसी कंट्री हैं जो बहुत ज़्यादा फिल्टर करते हैं, जिनका हाइजीन लेवल बहुत ज़्यादा है। तो वो जब पैनिक करते हैं तो बात समझ में आती है। हमारे यहाँ अगर पैनिक ऐसे हो जाए तो बड़ी मुश्किल। बट ये ज़रूर है कि जो इस तरह के केसेस हैं वो थोड़ा सा आपको मार्केट में भी सेंटिमेंट ख़राब करता है और एक तरह से चिंता में डालता है। आप सरकारें सतर्क रहती हैं, सरकार की एजेंसियाँ सतर्क रहती हैं। तो अभी जो लेवल है अभी एमपॉक्स का, एक व्यक्ति पकड़ा गया है, वो भी दिल्ली में बाहर से ट्रेवल करके आया है, LNJP हॉस्पिटल में भर्ती है, जांच चल रही है, मरीज स्टेबल है। ये कह सकते हैं कि अब जो कल एक तरह से रिजॉइंडर आया है हेल्थ मिनिस्ट्री का, वही कहता है कि साहब ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है, कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि क्योंकि इसका फेटेलिटी भी कम है, तो उस हिसाब से अभी ऐसा कुछ नहीं है कि इस देश में कोई बड़ी चिंता इसको लेकर के हो जाए। तो मुझे लगता है कि अभी ये उसी हालत में रहेगा। जी, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप भी अगर अखबारों में और किसी दूसरे सोशल मीडिया के माध्यम से खबरों को देख रहे हैं तो पैनिक करने की इस पर जो है कोई भी आवश्यकता नहीं है। इस बीच सरकार ने नवरत्न का दर्जा प्राप्त टेलीकॉम कंपनी MTNL के हालात ऐसे हो गए हैं कि वो अब बैंकों को दिए गए कर्ज की किस्त तक नहीं लौटा पा रही है। MTNL को हाल में 518 करोड़ रुपए की किस्त लौटानी थी, लेकिन कंपनी ने इस पर डिफ़ॉल्ट किया। उल्टा कंपनी ने बैंकों को ये ऑफर दिया कि वे पूरे कर्ज का 40% भुगतान लेकर के कर्ज को माफ़ कर दें। बैंकों ने भी कंपनी के इस ऑफर को ठुकरा दिया है। अगस्त के दौरान ही बैंकों की तरफ से कंपनी को दिए गए कर्ज को NPA घोषित किया गया है। MTNL पर फिलहाल करीब
32,000 करोड़ रुपए का कर्ज मौजूद है। किस तरीके से आपको लगता है कि एमटीएनएल को अब राहत मिलेगी और एमटीएनएल का भविष्य किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं? विपुल, मुझे तो कई बार ये लगता है कि एमटीएनएल और बीएसएनएल अगर प्राइवेट कंपनी होती तो अभी तक क्या उसका हुआ होता, आप समझ सकते हैं। और अव्वल इसी तरह से अगर चलाना है तो इसको चलाने की ज़रूरत क्या है। लेकिन खैर वो देखना हमारा काम नहीं है। अगर सरकार चाहती है कि साहब ये 2 कंपनियां हैं, काम कर रही हैं, चला जाए, इनको चलाया जाए। अभी देखिए प्रोसेस चल रहा है एमटीएनएल के मर्जर का बीएसएनएल में। तो अब आप देखिएगा कि जो एमटीएनएल की देनदारी है कायदे से, क्योंकि कंपनी अलग है अभी, तो इसलिए आप जो देख रहे हैं एमटीएनएल को देनदारी बनती है वो एमटीएनएल की देनदारी बनती है, पर कायदे से ये पैसा देना पड़ेगा बीएसएनएल को। अभी इनके पास 2 तरीके हैं पैसे पे करने के लिए बैंकों को। सबसे पहला ये कि इनके पास जो एसेट्स हैं उसको बेचें, जिसको बेचने की 5-7 साल से कोशिश कर रहे हैं, वो बिकता नहीं है। 2 तरह की ज़मीन इनके पास, एक तो जो जिसको लीज आउट कर सकते हैं, और दूसरा ऐसी है जिसको आउटराइट ही बेच नहीं सकते। जैसे फ़र्ज़ करिए हैदराबाद में इनके पास ज़मीन है बीएसएनएल का एग्जांपल देता हूँ, और या एमटीएनएल का एग्जांपल देता हूँ। दिल्ली में ऐसी ज़मीन है जो इनके पास है, पर उसमें वो बेच नहीं सकते, उसको लीज आउट कर सकते हैं। उसमें भी खरीदार नहीं आ रहे, उसमें भी लीज आउट नहीं हो रहा है। तो उस सूरत में वहाँ से पैसा लेके बैंकों को देंगे, इसकी संभावना लगभग न के बराबर होती है। दूसरा आसार ये बनता है कि बीएसएनएल को सरकार बीएसएनएल के ज़रिए पैसे रूट करके बैंकों को दे, और उस सूरत में रिवाइज एस्टीमेट में आप देखेंगे अभी जब आता है विंटर का जो पार्लियामेंट सेशन है उसमें जब आएगा, तो उसमें देखिएगा कि पैसे का एक प्रोविजनिंग होगा, और उस प्रोविजनिंग के ज़रिए सरकार ये क्या करेगी कि पैसे तो देगी, पर उसके साथ साथ अपना शेयर उसमें बढ़ाएगी। स्टेक जितना है उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा कि साहब इतने पैसे आपको दिए गए तो इसका स्टेक। तो ये 2 तरीके हैं। लेकिन ये पहली बार या एक आध मौके शायद ऐसा हो, मुझे ठीक से याद नहीं, कि ये 2 सरकारी कंपनियों के बीच में इस तरह से डिस्प्यूट हो जाए। ये एक तरह से बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है सरकार के लिए भी और कंपनी के लिए। लेकिन फिलहाल इनके पास जो उपाय हैं उसमें से यही उपाय 2-2.5 उपाय अवेलेबल हैं। चलिए इस बीच जो है आगे बढ़ते हैं, और इस बीच आपको बता दें बीते 1 दशक के दौरान रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन के बावजूद अब देश में नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में अब गिरावट देखी जा रही है। जुलाई के बाद अगस्त में भी कंपनी रजिस्ट्रेशन में गिरावट देखी गई। जुलाई के दौरान रजिस्ट्रेशन 11% घटा था, और अब अगस्त के दौरान भी रजिस्ट्रेशन में 4% से ज़्यादा कमी आई है। अगस्त के दौरान देश में करीब 14,696 नई कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ। इसमें पहले जुलाई में 14,886 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था। इस साल अप्रैल से लेकर अगस्त के दौरान देश में करीब 77,000 नई कंपनियों का पंजीकरण हुआ है, और वित्त वर्ष 23-24 की समान अवधि के दौरान ये आंकड़ा करीब 3% कम है। ये जो गिरावट देखने को मिल रही है, इसे हम क्या माने? क्या आर्थिक सुस्ती जो कि जीडीपी में दिख नहीं रही है, या कुछ और कारण आप मान रहे हैं? क्या कुछ वजह मान रहे हैं कि जिसके चलते नई कंपनियां रजिस्ट्रेशन में अब धीरे धीरे करके कमी आ रही है? देखिए, इसमें विपुल है क्या कि जब आप बात करते हैं खासकर उस लोगों से जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन में डील करते हैं, आप सीए से बात करिए, उनके बाकी कोलीग से बात करिए, कंपनियों से बात करिए, तो आपको ये सरकार चाहे जो भी कर रही हो वो ये कहते हैं कि साहब ऐसा है कि बिजनेस करना और रजिस्टर करना बहुत मुश्किल हो गया है, कंप्लायंस ज़्यादा हो गया है, कंडीशंस ज़्यादा हो गए हैं, तो वो कई बार वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है। उसमें से कुछ ऐसे हैं जो थोड़ा सा मतलब ड्रैकोनियन तो नहीं कहेंगे, पर ड्रैकोनियन के आसपास कहेंगे, उसमें बड़ी मुश्किल होती है। तो उस तरह से जिनको लगता है कि साहब कंपनी से ज़्यादा हमें दूसरे और डेरिवेटिव्स में रजिस्टर करने से ज़्यादा फ़ायदा है, कि बाद में अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो गया, ज़्यादा लंबी चौड़ी कंपनी बन गई तो फिर देखा जाएगा, फ़िलहाल इससे काम चलाया जाए। तो जो बाय एंड लार्ज जो रीज़न आप देखते हैं, जो प्राइमरी रीज़न है वो ये है कि वाकई कंप्लायंस बढ़ गया, दिक्कत हो गई है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, आप बेशक इसको उसका नारा दे सकते हैं, आप एक स्लोगन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, पर जब आप देखते हैं, जब एक्चुअल ग्राउंड पे आएंगे, जैसे पिछले साल की बात करते हैं, मान लीजिए 2023-24 की हम बात करते हैं, तो आप दोनों में एलएलपी में जो ग्रोथ आप देखेंगे वो 62% है, जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन में आप ग्रोथ देखेंगे वो 16% है। वहाँ भी गैप बहुत ज़्यादा है। तो बजाय कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के दूसरे और जो रूट्स हैं, जो और तरीका है, उसका सहारा ये लोग लेते हैं। मेरे ख्याल से थोड़ा इस पर अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन इसका डायरेक्ट रिलेशंस। अच्छा, जो दूसरी बात है कि जो लोग यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, आप देखें, एक ये डेटा हम दोनों को देखना पड़ेगा कि क्या बाहर जाने वाले जो लोग बाहर जाके कंपनी रजिस्टर कराते हैं कुछ और धंधे करने के लिए, कुछ और बिजनेस करने के लिए, उसका डेटा कैसा है। अगर आप वहाँ पे डेटा देख रहे हैं,
अगर वहाँ डेटा बढ़ा हुआ मिलेगा तो आप समझिए कि और ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है ये। वो बढ़ा हुआ है सर, बढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले तो देखा फिर आपको इसका आंसर मिल गया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे किसी एक बड़े फर्म के सीए से, तो उन्होंने कहा कि साहब ये है, जिसमें उन्होंने हवाला इस बात का दिया कि हम ओवरसीज जाके बिजनेस करेंगे, हम यहाँ क्यों करना चाहें, हम स्कैंडिनेवियन कंट्री चले जाएंगे, हम किसी और यूरोपियन कंट्री में चले जाएंगे। तो ये थोड़ी चिंताजनक बात है। इकोनॉमिक ग्रोथ के आधार पे कंपनियों में इतनी ड्रेस्टिक गिरावट आएगी रजिस्ट्रेशन में, थोड़ा सा जोड़ के इसको देख सकते हैं, बट वो इतनी ज़्यादा चिंता की बात नहीं, क्योंकि वो आगे जाके एडजस्ट भी हो सकता है। अगर कंप्लायंट के भरोसे छोड़ के अगर कंपनी को कहीं पे उदासीनता है तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा चिंता की बात है। ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर। इस बीच एविएशन मिनिस्टर के राम मोहन नायडू ने कहा कि सरकार बायलैटरल फ्लाइंग राइट्स को लेकर के आए आवेदनों पर सक्रियता के साथ विचार कर रही है, लेकिन सरकार की पहली प्राथमिकता घरेलू उड़ानों को बढ़ावा देना है और देश को फ्लाइंग हब के तौर पर विकसित करना है। एविएशन मंत्री का ये बयान ऐसे समय पर आया है जबकि कई विदेशी एविएशन कंपनियों ने भारत में पहले से ज़्यादा उड़ानों के लिए आवेदन किया हुआ है। एविएशन मंत्री ने यह भी बताया कि सरकार घरेलू एयरलाइन स्पाइस जेट की मुश्किलों से अवगत है और इस पर विचार भी कर रही है और उसे संकट से बाहर कैसे निकाला जाए इस पर बातचीत हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने सस्ती हवाई यात्रा के लिए जिस उड़ान स्कीम को शुरू किया था उसे अगले 10 साल तक लागू जो है वो रखा जाएगा। सर, बहुत सारे सवाल हैं इस पर, लेकिन सबसे पहले तो उड़ान का जिक्र कर लेते हैं। बहुत दिनों बाद इसका जिक्र सामने आया है, खासतौर से जिस परिप्रेक्ष्य में इसकी शुरुआत हुई थी कि एक चप्पल पहनने वाला भी जो है वो हवाई यात्रा कर सकता है, कहाँ गया और अब इसको 10 साल और बढ़ाने का पीछे क्या वजह मान रहे हैं आप? वो है ना, उड़े देश का आम नागरिक जी, उसका ये शॉर्ट फॉर्म है। ये बड़ा पेट प्रोजेक्ट है समझिए सरकार का। 2016 में इसको शुरू किया गया। नेशनल एविएशन पॉलिसी 2016 का एक हिस्सा है ये। अब इसके ज़रिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि साहब हमें कनेक्टिविटी इम्प्रूव करनी है इस देश में, हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है, हमें ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ावा देना है, खासकर टियर 3 और टियर 4 सिटीज़ में। वहाँ जाने वाले लोगों को एफोर्डेबल रेट पे हवाई जहाज़ की यात्रा की सुविधा प्रोवाइड करानी है। देखिए, स्कीम बढ़िया था, लेकिन जब स्कीम में प्रॉब्लम जब हो गई वो तब आपको पता चला कि साहब ऐसा है कि ये बढ़ नहीं पा रहा है। तो आप शुरू में इसको किया गया कि साहब हम 10 साल के लिए करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। अब क्या हुआ कि जो लोग इसमें आए उसमें से आप देखेंगे कि जब आप टोटल जो रूट्स अवार्ड हुए वो करीब 1150 के आसपास। आप जब निगाह डालिएगा कि साहब उसमें से कितने पर एयरलाइंस ने फ्लाई किया, वो पड़ेगा 775, हाफ से भी कम। यहाँ पे देखिएगा 260 फ्लाइट्स रूट उतने ऑपरेशनल हैं। हुआ ये क्योंकि आप देखिएगा कि इनकी ऑक्यूपेंसी लो है। जितने में वो जैसा 50% आप दीजिए, 50% की सीटें वो बेचेंगे 2500 पे। अब उतनी भी सीटें उनकी नहीं बढ़ रही, लो ऑक्यूपेंसी रेट है। क्लोजर ऑफ एयरपोर्ट हो गया बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस। आप देखिएगा तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है और रीज़न मिलेगा हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट उस पर बहुत ज़्यादा है, खर्चा उसके ज़्यादा है, उतने पैसेंजर नहीं आ पाते। इसको भरने के लिए, इन लूप होल्स को भरने के लिए सरकार ने समय पे कोई ऐसे उपाय नहीं किए, या शायद नीयत नहीं थी या वेयरविथॉल नहीं था सरकार के पास। तो कुल मिला के जो उद्देश्य था आपका, उस उद्देश्य में आप कामयाब नहीं हो पाए। तो उड़ान आप अभी तक एक लाइन में अगर आप मुझसे सवाल पूछेंगे या किसी से भी पूछेंगे, क्योंकि इसके भारत सरकार का ऑडिट अवेलेबल है, तो आप पूछेंगे कि ये उड़ान सफल हुआ, उसका आंसर है नहीं। तो फिर अगर नहीं सफल हुआ तो 10 साल क्यों और बढ़ा रहे हैं? क्योंकि सरकार को लगता है कि इस बार ट्राई करेंगे। अब देखिए, नए मंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री की योजना थी, नए मंत्री हैं, ये चाहते हैं कि एक बार और कोशिश करके देखिए ये इसको ख़त्म होना है 2027 में। 2027 में तो 2027 के बाद ये 10 साल की, इसमें एक एयरलाइंस को 3 साल तक मदद की जाती है सब्सिडी के साथ। उसके बाद होता है कि आप खुद ब खुद फ्लाई करने लग जाएंगे अपनी बलबूते पे, तो फिर मदद की ज़रूरत नहीं रहेगी। इनको लग रहा है कि एक तो रिवैम्प करने की हालत में है, तो सबसे पहला रीजन है उसको रिवैम्प करना चाहते हैं। कुछ करना चाहते हैं कि जो फेल हो गया उसको फिर से रीइस्टेब्लिश करना चाहते हैं। उसके लिए
ये 10 साल का पीरियड ही देना चाहते हैं, लेकिन 10 साल अभी इन्होंने बोला है 3 साल बाद पता नहीं हालात कैसे रहेंगे, तो उसके बाद देखा इसकी ज़रूरत भी रहेगी कि नहीं रहेगी, ये अफोर्डेबल रहेगा कि नहीं रहेगा, तब तक हवाई जहाज़ का ऑपरेशनल कॉस्ट कहाँ पहुँच जाएगा, वो तो अभी कहना बड़ा मुश्किल है। पर क्योंकि अब राजनीति में इस तरह से इतने लंबे प्रोग्राम बनाए जाते हैं, खासकर मौजूदा रेजिम में, तो ठीक है, चलता है। जी। एक और जो बात उन्होंने कही थी वो थी बायलैटरल फ्लाइट्स को लेकर के, और उसमें बहुत सारी विदेशी एयरलाइंस जो है वो भारत में आना भी चाह रही हैं। घरेलू उड़ानों को पे फोकस किया जाएगा, ऐसा विमान मंत्री कह रहे हैं। ये दोनों चीज़ें एक साथ कैसे हो पाएंगी, इसको लेकर के कोई टिप्पणी अगर आप करना चाहें, और इसका भविष्य क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपको एक हम लोग साथ काम करते थे, एक बायलैटरल जब आता था, एतिहाद को बायलैटरल देने के लिए बड़ी लड़ाइयाँ होती थी उन दिनों। तो होता है बायलैटरल ऐसे काम करता है कि साहब आप बराबर की सीटें देते हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, एग्रीमेंट के मुताबिक। अभी समस्या क्या है कि आप बायलैटरल उनको दे देंगे, लेकिन आपके पास हवाई जहाज़ नहीं है, आपके पास एयरलाइंस नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप तो एक्चुअली उनका अपना बिजनेस उनके हवाले कर रहे हैं। उसको कंपनसेट करने के लिए इन्होंने कहा कि साहब ऐसा है कि हम घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देंगे, घरेलू एयरलाइंस को बढ़ावा देंगे। घरेलू एयरलाइंस इनके बढ़ावा देने से थोड़ी ना कुछ होगा। जब एयरलाइंस ही बिल्कुल ऐसे संभल के चल रही है, बिल्कुल समझिए कहीं कोई उसके लिए गुंजाइश नहीं बन रही है, बिजनेस नहीं अवेलेबल है, तो इनके कहने से तो एयरलाइंस नहीं आ जाएंगी ना। एयरलाइंस आएंगी, उसमें ये बढ़ावा दे सकते हैं कि साहब ऐसा है कि बायलैटरल हम जो म्यूचुअल एग्रीमेंट है उसके आधार पर तय होगा। तो घरेलू एयरलाइंस को ये बढ़ावा देंगे तब जब पहले घरेलू एयरलाइंस आएगी। तो आप आखिर में एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि मुझे इस बात के आसार नज़र आ रहे हैं कि शायद कोई 2-3 एयरलाइंस के जिनके एप्लीकेशन जिनके बाद पड़े होंगे, जिसको आधार बना के बोल रहे हैं, कल को बोलने को होगा कि साहब ऐसा है कि हमने तो 2-3 नई कंपनियों को लाने में बड़ी मदद की। तो ये एक इशारा उस तरफ हो सकता है। लेकिन समस्या के तह में जाइएगा, उसके ओरिजिन में जाइएगा, तो सॉल्यूशन अभी नहीं है। अभी नहीं। ठीक, इस बीच आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्र सरकार को कोऑपरेटिव के लिए जल्द ही नई पॉलिसी जो है लेकर के आने वाली है। केंद्र सरकार कॉरपोरेशन सचिव ने बताया कि नई राष्ट्रीय कोऑपरेटिव पॉलिसी लगभग तैयार है और अगले 2-3 महीने में इसे घोषित भी किया जा सकता है। नई पॉलिसी को तैयार करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था। कमेटी ने सहकारिता से जुड़े सभी भागीदारों से बात करके नई पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया है। सर, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और ये नई पॉलिसी का ड्राफ्ट, ये नई पॉलिसी गठन से कुछ फ़ायदा होने वाला है? एक पुरानी पॉलिसी हमारे पास 2002 की नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी है, वो सरकार का कहना है कि साहब ये रिडंडेंट है उसके आधार पे, क्योंकि 20 साल गुजर गया तो लिहाजा हालात बदल गए हैं, चेंजेस रिक्वायर्ड हैं। बैंकिंग में जो कोऑपरेटिव बैंक हैं उसका स्पेस बदल गया है, उसकी रिक्वायरमेंट बदल गई है। आप अगर आज की तारीख में देखेंगे तो कोऑपरेटिव बैंक आपको कहीं मिलेगा नहीं, और वो आप पता ही नहीं चलेगा आपको कि ये कारोबार कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप साहब उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करिए, जो बाकी जो एग्जिस्टिंग जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको थोड़ा सा आपको अपलिफ्ट करना पड़ेगा और चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जो अभी के रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपको फिट बैठाना पड़ेगा। उसमें चाहे एग्रीकल्चर ले लीजिए या फिशरीज ले लीजिए। देखिए, एग्रीकल्चर या कोऑपरेटिव जो बैंकिंग है, इसका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि साहब इसको कोऑपरेटिव के ज़रिए हम इसको इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करें, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो बहुत वाइड स्प्रेड है, पूरे देश भर में फैला हुआ है। इससे नाबार्ड से इन्होंने कहा है कि साहब हर एक उसमें डिस्ट्रिक्ट में एक बैंक खोला जाना चाहिए। तो वो सब योजनाएं हैं। जैसे आप देखिएगा कि कोऑपरेटिव बेस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल है, उस पर ये काम करेंगे। तो कुछ डिटेल आना तो इसको अभी से 2 साल पहले था। ये अभी आप देखेंगे, पिछली निगाह डालिएगा तो जनवरी से हुआ कि साहब 2 महीने में आ जाएगा, फिर उसके बाद हुआ 2 महीने में आ जाएगा, फिर उसके बाद चुनाव आ गया, फिर अब ये कह रहे हैं साहब 3 महीने में आ जाएगा। तो जब आप इसके ज़रिए एग्रीकल्चर के स्पेस को बदलना चाहेंगे, बैंकिंग के स्पेस को बदलना चाहेंगे, स्पेशली कोऑपरेटिव बैंकिंग के स्पेस को, फिशरीज़ को, और ऐसा करके आप जो कोऑपरेटिव के जो उत्पाद हैं उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाना चाहते हैं, जो कि इस पॉलिसी का ध्येय भी है। तो मेरे ख्याल से समुच्चय में है तो बहुत फ़ायदेमंद। अगर आप इसको तमीज़ से, तबीयत से और सलीके से इसको लागू करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से इसका फ़ायदा होगा। चलिए पवन जी, बहुत सारी खबरों पे आपने बातचीत की, उनका विश्लेषण किया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम खबरों का विश्लेषण करने के लिए। शुक्रिया।
तो चलिए फिलहाल मनी सेंट्रल को यहीं पर अब समाप्त करते हैं, लेकिन आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, फिलहाल के लिए नमस्कार।